नमस्कार दोस्तों, हम ब्रिटिश भू राजस्व नीतियाँ पढ़ रहे थे। उसमें हम पृष्ठभूमि पढ़ चुके थे और आज हम बात करेंगे ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के बारे में कि किस तरह से उन्होंने लैंड रेवेन्यू किस तरह से वसूल किया। क्योंकि हम देखते हैं कि ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था के आय की जो मुख्य स्रोत था वो भू राजस्व था। सबसे ज़्यादा आय भू राजस्व से प्राप्त होती थी। अब भू राजस्व से जो आय प्राप्त होती थी, इस आय को किस तरह से इन्होंने वसूल किया उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले हेडिंग दे देता हूं, भू राजस्व प्रणालियां। ठीक है, भू राजस्व प्रणालियों पर हम बात करेंगे अभी। और इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि इसका विकास कैसे हुआ। ठीक है, प्रणालियों का विकास। और उसके बाद में हम देखेंगे भू राजस्व प्रणालियां थी कौन कौन सी। ठीक है, जिसमें आपके स्थायी बंदोबस्त आ जाएगा, सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट। ठीक है, इसमें आपकी रेतवाड़ी आ जाएगी, महलवाड़ी आ जाएगी और अन्य जैसे तालुकेदारी वगैरह थी, ये सब आ जाएगी। ये चार प्रणालियाँ इसमें आएगी। तो इन प्रणालियों को समझे उससे पहले हम ये देखते हैं कि इन प्रणालियों का डेवलपमेंट कैसे हुआ। क्योंकि कोई भी प्रणाली अचानक से नहीं आती है, उन प्रणालियों का एक क्रमिक रूप से विकास होता है। एक क्रमिक रूप से प्रणालियाँ जो है वो धीरे धीरे डेवलप होती है। हम अगर ब्रिटिश कालीन आर्थिक नीतियों की या भू राजस्व प्रणालियों की बात करें तो ये सिलसिला शुरू होता है 1757 से। ठीक है, 1757 से भू राजस्व प्रणालियों का आगाज होता है। कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा पहले एक ब्रीफ बता देता हूँ, फिर अपन उसको लिखते हैं। ठीक है, देखिए हुआ क्या था। जैसे ही 1757 के अंदर इनके पास में 24 परगने की जागीर आ गई थी। ठीक है, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं उसमें, बंगाल के रिलेशंस में और प्लासी के युद्ध में भी पढ़ चुके हैं। तो 1757 में जैसे ही 24 परगने की जागीर इनके पास में आई, तो अब इनके समक्ष चुनौती ये थी कि इस जागीर से टैक्स को कैसे वसूल किया जाए। क्योंकि इससे पहले तो क्या नवाब अपने अधिकारियों की सहायता से टैक्स वसूलता था। अब जब इनके पास में ये जिम्मेदारी आई तो इन्होंने पहले तो स्टार्टिंग में लगभग 1.5 वर्ष तक अंग्रेज़ों ने खुद ने ही टैक्स वसूला था जनता से डायरेक्ट। बट अब इसमें दिक्कत हो रही थी। दिक्कत ये हो रही थी कि अंग्रेज़ों को स्थानीय लोकल लैंग्वेज का नॉलेज नहीं था, ना इनको इनके स्थानीय रीति रिवाज, जो कल्चर जो होते हैं, कस्टम्स होते हैं, उनकी जानकारी नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही थी। तो इन्होंने क्या किया कि जब ये स्वयं से नहीं हो रहा था तो इन्होंने क्या किया, ठेकेदारी प्रणाली ले आई, इजारेदारी व्यवस्था लाई। इजारेदारी व्यवस्था में ये किया गया कि भाई 3 वर्ष के लिए ठेका दिया गया। ठीक है, और जो भी सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उस व्यक्ति को वो उस ज़मीन का ठेका दे दिया जाएगा, उस ज़मींदार ज़मीन जो है उसका ठेका उसको दे दिया जाएगा। ठीक है, ऐसी इजारेदारी व्यवस्था लाई। अब ये व्यवस्था थोड़े समय चली, लेकिन इसमें भी कई सारी कमियां थी, तो ये व्यवस्था भी चल नहीं पाई। ठीक है, फिर इन्होंने आमिल नामक पद गठित किया और आमिलों से इन्होंने टैक्स वसूली करवाई। वो पद भी चला नहीं। तब इन्होंने लैंड रेवेन्यू सुपरवाइजर नियुक्त किए, पर्यवेक्षक नियुक्त किए। जो यूरोपियन व्यक्ति होता था वो भी फेल हो गया। उसमें पर्यवेक्षक तो कर रहे थे बट भारतीय अधिकारी जो थे उनका पूरा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में पर्यवेक्षक प्रणाली भी फेल हो गई। फिर इन्होंने राजस्व नियंत्रक परिषदें गठित की मुर्शिदाबाद और पटना में। वो प्रणाली भी ठीक तरीके से नहीं चली और वो प्रणाली भी फेल हो गई। उसके बाद में लॉर्ड हेस्टिंग्स का शासन शुरू होता, वॉरेन हेस्टिंग्स का, सॉरी। और वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में नई प्रणालियाँ अस्तित्व में आती है। वॉरेन हेस्टिंग्स ने पंचशाला प्रणाली का आरंभ किया 1772 के अंदर। जो इजारेदारी व्यवस्था ही थी, बस 5 साल के लिए ज़मीन ठेके पे दी जा रही थी। अब 77 में इसको भी हटा दिया गया, फिर 77 में हटा दिया गया। उसके स्थान पे 1 साला बनाई।
एक साल चलती रही काफ़ी समय तक, और फिर एक साल लगभग यूँ कहिए कि 10 एक साल तक लगभग चलती रही एक साल। इन प्रणालियों में भी काफ़ी कमियां थी, और फिर 1786 के अंदर कॉर्नवालिस आ जाता है, और कॉर्नवालिस जब आया तो फिर कॉर्नवालिस ने है वो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को लागू किया 1790 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे, और 1793 में इसको परमानेंट कर दिया। 1790 में इसको 10 साल के लिए किया था, और फिर ये कहा गया कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अनुमति देते हैं तो हम उसको 10 साल के लिए लागू ना करके उसको परमानेंट सेटलमेंट कर देंगे। तो इस तरह से ये प्रणालियाँ बाद में अस्तित्व में आती है, लेकिन 1790 के बाद ये प्रणाली अस्तित्व में आई थी। तो 1790 से लेकर और 1757 से लेकर 1757 से लेकर और 1790 के बीच में कई सारे प्रयोग हुए थे, ठीक है, जिसमें हम अगर वापस शॉर्ट में मैं बताऊं तो खुद ने प्रयास किए, फिर उसके बाद में आपके इजारेदारों ने प्रयास किए, अमीनों ने प्रयास किए, अमील जिसे बोलते हैं उसने प्रयास किए, यूरोपियन पर्यवेक्षकों ने प्रयास किए, उसके बाद में आपके राजस्व नियंत्रक परिषदों ने प्रयास किए, फिर पंचशाला आई, फिर एक साल आई, रेवेन्यू बोर्ड बना, और फिर जाके आपकी स्थायी बंदोबस्त आई थी, ठीक है। तो भू राजस्व नीतियों का विकास हम देखते हैं, तो उसके बाद में हम स्थायी बंदोबस्त पे आएंगे, ठीक है। अब विकास को मैं आपको शॉर्ट में लिखवा देता हूँ ताकि आपकी है वो यूँ कहिए कि ये बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा, क्योंकि अपन सीधा स्थायी बंदोबस्त पे भी आ सकते हैं, लेकिन सीधा स्थायी बंदोबस्त में आने की बजाय हमारा अगर इनका थोड़ा सा विकास देख लेते हैं ना, तो क्या होता है कि चीज़ें हैं वो बढ़िया तरीके से तैयार हो जाती है। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर हमें पृष्ठभूमि ठीक से पता नहीं होती है तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो अब हम इसको लेते हैं प्रणालियों के विकास को। सबसे पहली चीज़ देखिए कि वर्ष 1757 में पहली बार कंपनी के पास जमींदारी शक्तियां आई। ठीक है, 24 परगने की जमीन मिली थी। तत्पश्चात वसूली का दायित्व भी कंपनी के पास में आया। ठीक है, कंपनी के पास आया। कंपनी ने अब स्टार्टिंग में क्या, ये बंगाल में था, केवल बंगाल में राजस्व वसूली के निम्न आरंभिक प्रयास किए। अब देखो इसमें आरंभिक प्रयास हम लिख रहे हैं, क्योंकि बाद के प्रयास तो कंपनी ने बंगाल राजस्व वसूली में प्रयास किए। ठीक है, अब देखिए कंपनी के पास में 1757 से जागीरें आ गई थी, लेकिन 1765 का अलग ही महत्व था, क्योंकि वहाँ पे बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की दीवानी मिल गई थी। ठीक है, और निजामत भी इनके पास में आ गई थी। तो एक बहुत बड़े क्षेत्र, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 30 लाख पाउंड का एरिया था। अब वो 30 लाख पाउंड का जो एरिया था वो सारा इनके पास में आ गया था। तो 65 के बाद में जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ गई थी। 57 से 65 के बीच में केवल 4 जिम्मेदारियाँ थी, जमींदारियाँ थी, चाहे वो आपके 24 परगना की क्षेत्र हो, चाहे आपकी मिदनापुर, चटगांव और आपके कलकत्ता का क्षेत्र हो। तो 3-4 जागीरें थी, बहुत ज़्यादा जागीरें नहीं थी उस समय। 65 के बाद में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का बड़ा हिस्सा इनके पास में आया था। तो हम क्या करते हैं, आरंभिक प्रयासों को 3 भागों में बांट लेते हैं। 1757 से 65 के बीच में, 1765 से 72 के बीच में,
क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग्स का शासन शुरू हुआ तब तक आपके उप दीवान जो थे, रजा खान, शतब राय वगैरह, ये काम कर रहे थे और इनका ये सपोर्टिव रोल में थे। और 1772 द्विज प्रशासन समाप्त होने से लेकर और 1790 तक ये 3 भाग कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले भाग पे आते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं कि किस तरह से इन्होंने काम किया। तो सबसे पहला पॉइंट जो आएगा वो आएगा स्वयं ने काम किया, उसके बाद में इजारेदार और फिर आमिल नियुक्त होते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि 1757 से 1765 के बीच की अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो 1765 तक यूं कहिए कि 2 प्रयास इन्होंने किए, 2 क्या 3 हो गए। पहला खुद ने करने का प्रयास किया, फिर इजारेदारों को देने का प्रयास किया और फिर आमिलों को देने का प्रयास हुआ 65 के अंदर। तीनों प्रयास 1765 तक ये तीनों ही फेल हो गए थे। फिर हम आगे देखते हैं कि 65 के बाद क्या हुआ। ठीक है, इस अवधि में निम्न प्रयास किए गए। ठीक है, अब देखिए पहला प्रयास स्वयं द्वारा वसूली। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सोचा कि खुद ही वसूल कर लेते हैं। तो कोशिश ये की गई कि किसी भी तरह से खुद अगर वसूली वाला मैटर सेट हो जाता है तो फिर किसी दूसरे को कहना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, और अब इन्होंने क्या किया, जब 1757 में 24 परगने की ज़मीन इनको मिली तो उसके बाद इन्होंने स्वयं वसूली का काम शुरू किया और फ्रैंकलैंड के नेतृत्व में 16 माह तक इन्होंने ये वसूली का कार्य निर्धारित किया, संपादित किया। ठीक है, तो देखिए परगना जागीर प्राप्त होने के बाद फ्रैंकलैंड के नेतृत्व में कंपनी स्वयं से राजस्व वसूली का कार्य करती है। ठीक है, बीच में किसी को भी एजेंट नहीं रखा क्योंकि छोटा क्षेत्र था कि बहुत बड़ा क्षेत्र भी नहीं था। और इन्होंने स्टार्टिंग में सोचा कि खुद ही काम कर लेते हैं, लेकिन इनको लग गया कि कई सारी चुनौतियां हैं और चुनौती सबसे बड़ी ये थी, लैंग्वेज की बहुत दिक्कत थी और स्थानीय लोग भी इनके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। इनको पता भी नहीं था कि किस प्रकार से क्या कुछ करना है। बाहर से आए हुए लोग, अब भारत के लोग हैं और अपने को इंग्लैंड के किसी गांव में जाकर राजस्व वसूली करनी पड़ता, हमें क्या पता उनके क्या कस्टम्स है, उनके क्या रीति रिवाज है, किस प्रकार से वो टैक्स देते हैं, किस रूप में देते हैं, नकद देते हैं कि क्या देते हैं, पहले कितना दे रहे थे। स्टडी तो पूरी ज़रूरी है ना, आप सीधा नहीं कर पाते। तो ये मामला थोड़ा सा नहीं बैठा। तो स्वयं द्वारा वसूली का सिस्टम ठीक नहीं बैठा, तब इन्होंने क्या किया, इजारेदारी व्यवस्था लाई। इजारेदारी का मतलब होता है ठेकेदारी व्यवस्था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इसमें क्या होता था कि जो सबसे बड़ी बोली लगाएगा उसी को उसका ठेका दे दिया जाता था। ठीक है, अब इसमें क्या था देखिए, अब इन्होंने क्या किया कि अपनी जितनी भी जागीरें थी, 1759 की बात है, उनको क्या किया, 15 भागों में बांट दिया। ठीक है, 15 छोटे छोटे भागों में बांट दिया, 15 जागीरें में बांट दिया और उनके लिए बोली लगाई। और जो भी बोली में भाग लेगा वो 3 साल तक वो जागीर उसके पास में रहेगी। और जैसे मान लो कि
3 जागीरें A B C, जैसे मैं वहाँ पे बोली लगाने गया इजारेदार के रूप में, मैंने A नामक जागीर पर बोली लगाई, मैंने कहा कि मैं आपको 1 साल में इस जागीर से 50,000 रुपये दूंगा। अब मेरे किसी साथी ने उसी A जागीर पर कहा कि भाई मैं 55,000 दूंगा, किसी ने कहा मैं 60,000 दूंगा, किसी ने कहा मैं आपको 1 लाख रुपए दे दूंगा, मुझे जागीर दे दो 3 साल के लिए। तो 3 साल के 3 लाख रुपए होते हैं। अब वो जो सबसे बड़ी बोली लगवाएगा उसको वो जागीर 3 साल के लिए दी जाती थी। अगर वो नहीं कर पाता था तो उसकी ज़मीनें जब्त हो जाती थी। तो इस तरह से इजारेदारी व्यवस्था लागू करी। और इसमें खास बात क्या हुई, इनमें अंग्रेज़ों के नाम भी आते हैं। अब अंग्रेज़ खुद इजारेदार बन के चले गए। कंपनी के जो कर्मचारी थे, अब डायरेक्टर ने तो व्यवस्था लाई, कर्मचारियों ने क्या किया, ग्रिफिथ का नाम आता है, हॉलवेल खुद का नाम आता है, हॉलवेल का लिस्ट में नाम आता है कि वो भी एक इजारेदार बन गया था, एक क्षेत्र का, 3 क्षेत्रों का इजारेदार खुद बन गया था। तो अंग्रेज ही थे, अभी भी अंग्रेज ही थे, लेकिन नाम की व्यवस्था हो गई इजारेदारी। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूं। 1759 में कंपनी ने अपनी जागीर को अपनी जागीर को 15 भागों में बांट दिया। ठीक है, अब क्या हुआ देखिए, जागीर को बांट दिया, फिर क्या हुआ, प्रत्येक जागीर को 3 वर्ष के लिए, कितने, 3 वर्ष, तीन वर्ष के लिए उस इजारेदार को दिया, इजारेदार कहो या ठेकेदार को दिया जिसने सर्वाधिक बोली लगाई। ठीक है, तो इस तरह से एक इजारेदारी व्यवस्था है वो अस्तित्व में आ रही थी। हालांकि ये कोई नई नहीं थी, इस व्यवस्था को पहले ही आपके मुर्शिद कुली खान ने जो है वो एक बार यूँ कहिए कि पहले भी लागू कर लिया था। एक और बात, अब इसमें अंग्रेज़ों के नाम भी आते हैं, हॉलवेल, ग्रिफिथ का नाम मुख्य रूप से आता है। इससे क्या हुआ कि पुराने जागीरदार जो थे वो तो ख़त्म हो गए, उनके स्थान पे नए जागीरदारों का वर्ग बना, क्योंकि जो बोलियां लगाने में पुराने जागीरदार आगे नहीं आ पाए, क्योंकि उनको पता था कि इस क्षेत्र से कितना राजस्व मिलता है, और वो बोलियां लगाने वाले तो मन जैसा आए वैसे बोली लगा रहे थे। ऐसी स्थिति में दिक्कत थी थोड़ी। ठीक है, इसमें नए जागीरदार अस्तित्व में आए, नए जमींदार अस्तित्व में आए, सॉरी। ठीक है, हॉलवेल व ग्रिफिथ का नाम भी इजारेदारों में था। ठीक है, तो इस तरह से ये व्यवस्था भी ठीक तरीके से काम नहीं करी, और फिर इन्होंने क्या किया, 1765 में आमिल नियुक्त कर दिए। ठीक है, आमिल न भी लिखा आता है, आमिल ल भी आता है। तो तीसरा जो पॉइंट हुआ इन तीन दोनों अवधियों के बीच में, वो था आपके आमिल। आमिल, इसे आमिल न भी कहते हैं। ठीक है,
अब इसमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है कि 1765 में भू राजस्व वसूली में सुधार हेतु साइकस व बेचर को नियुक्त किया। ये अंग्रेज अधिकारी थे, इनको कहा कि आप है वो सुझाव दीजिए, ठीक है, कि कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, बाकी व्यवस्थाएं तो काम नहीं कर रही। किया इसने आमिल पद गठन करने का सुझाव दिया। क्लियर? अब आगे क्या हुआ? अब आमिल पद के गठन का सुझाव दिया और आमिल पद आपके 1769 तक है वो बना रहता है, ठीक है। अब यूं कहिए कि भू राजस्व की निपटाने की जितनी भी जिम्मेदारी थी सरकार की तरफ से वो पूरी इनको निभानी थी, ठीक है। आमिल की जिम्मेदारी यहाँ यूं लिखते हैं, सरकार की तरफ से भू राजस्व वसूली तथा भू राजस्व मामले निपटाने की जिम्मेदारी दी गई। आमिल को दी गई। तो ये बेसिकली दीवानी प्राप्त होने के बाद आमिल ने अधिकतर कार्य 1765 के बाद भी किया। तो आप ऐसे मत समझना कि हमने इधर 1765 ही लिखा है और आमिल ने तो बाद में भी किया था, तो उसका कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है क्योंकि पद का गठन हो गया था, तो हमें तो वैसे क्रम से याद ही रखना है। 1769 तक आमिल ने काम किया, तक यह पद अस्तित्व में रहा। ठीक है, अस्तित्व में ये पद बाद में भी था, लेकिन इसके बाद इसके पास दायित्व तो नहीं रहे। ठीक है, वैसे तो क्या है कि आमीन का पद तो बाद में भी पड़ा रहा था, जो यूरोपियन अधिकारियों की सहायता करते थे, परंतु इनके पास में वो पावर नहीं रहे जो 1769 से पहले इनके पास में हुआ करते थे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई यहाँ पे इसकी। अब आगे क्या हुआ? अब आपके 1765 से 1700 अपन ऐसे करते हैं ना, 1772 तक ही साथ में ले लेते हैं तो थोड़ा सा और बढ़िया सही हो जाएगा। अब ये विभाजन मैं मेरे स्तर पर ही कर रहा हूँ, आप ऐसे मत समझना कि किताब में फिर क्या लिखा। किताब ने क्या लिखा होगा वो किताब की किताब जाने, हम इसका विभाजन अपने स्तर पर ही कर रहे हैं। ठीक है, अब आता चौथा बिंदु। आमिल जब फेल हुए तो इन्होंने क्या किया, यूरोपियन पर्यवेक्षक नियुक्त किए, यूरोपियन सुपरवाइजर नियुक्त किए और कहा गया कि जो आपके भारतीय कर अधिकारी है, जैसे आमिल भी कर अधिकारी था, इनके ऊपर वो नियंत्रण रखेंगे और भारतीय अधिकारी उनका सपोर्ट करेंगे। तो हुआ क्या, यूरोपियन पर्यवेक्षक जो है ये 1769 में नियुक्त तो कर दिए, लेकिन भारतीय अधिकारियों ने यूरोपियन पर्यवेक्षकों की बिल्कुल भी मदद नहीं की। तो ऐसी स्थिति में यूरोपियन पर्यवेक्षक का कंसेप्ट जो था वो भी फेल हो गया, वो 6 महीने में फेल हो गया। तब इन्होंने रेवेन्यू कंट्रोल काउंसिल बनाई, राजस्व नियंत्रण परिषदें बनाई, 2 बनाई, मुर्शिदाबाद और पटना में। वो भी सक्सेस नहीं हुई। देखते हैं इसको। चौथे पॉइंट पे आएगा यूरोपियन पर्यवेक्षक। ठीक है,
अब देखिए यूरोपियन पर्यवेक्षक में क्या था कि आमिल के स्थान पर यूरोपियन पर्यवेक्षक नियुक्त किए, सुपरवाइजर आप कह सकते हो। नियुक्त किए, मगर भारतीय अधिकारियों के जो टैक्स वसूल करने में भारतीयों का उस समय बड़ा योगदान होता था, सहयोगी अधिकारी होते थे, के असहयोग के कारण यह व्यवस्था भी असफल हुई। ठीक है, इसका भी आप ध्यान रखना। एक मैं आपको और पॉइंट बताना चाहूंगा यहाँ पे कि आमिल की सहायता के लिए इन्होंने 1767 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग गठित किया था, सर्वे ऑफ इंडिया। क्या भारतीय सर्वेक्षण विभाग गठित किया था, सर्वे ऑफ इंडिया बनाया था। और आपको पता होगा कि अमेरिका की आज़ादी से भी पहले बना हुआ ये संगठन दुनिया का यूं कहिए कि प्राचीनतम संस्थानों में से एक माना जाता है, जिसने साइंस का उपयोग करते हुए भारत की मैपिंग करी थी। आज भी सर्वे ऑफ इंडिया जो है ये आपके गृह मंत्रालय के अधीन आता है, और आज भी भारत का जो ऑथेंटिक मानचित्र है वो सर्वे ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ, वो हर साल जारी करता है। 1 जनवरी 2021, 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2023, है ना, हर साल ये जारी करता है। तो अब आप अगर जब भी कोई भारत का मैप देखोगे ना, जो ऑफिशियल मैप है, तो उसकी कॉर्नर पर यहाँ पे एक ऐसा ठप्पा लगा हुआ होगा, सील होगी, जिसके ऊपर लिखा होगा भारतीय सर्वेक्षण विभाग। वो सर्वे ऑफ इंडिया पहली बार 1767 में इन्होंने स्थापित किया था अंग्रेजों ने। यही सर्वेक्षण विभाग था जिसने, इसी के अध्यक्ष आपके एवरेस्ट रहे थे, सर एवरेस्ट, जिसने माउंट एवरेस्ट की खोज की थी। इसी के अध्यक्ष ऑरेंज वो रहे थे जिसने पूरे हड़प्पा सभ्यता का मानचित्र बनाया था। सर्वे ऑफ इंडिया के बहुत सारी उपलब्धियां हैं और आज भी सर्वे ऑफ इंडिया काम कर रहा है, अभी होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम कर रहा है। ये भारत के प्राचीनतम संस्थानों में से, इसकी स्थापना के पीछे भी उद्देश्य यही था कि भूमि का मापन कर लो, मैपिंग कर लो, ताकि एक भी जमीन बचे नहीं, टैक्स से बाहर कोई न रहे। ठीक है, इसके ऊपर आप थोड़ा सा और गूगल पे जाके, इस विभाग की वेबसाइट पे जाके थोड़ा और होमवर्क कर लेना, आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं खाली जानकारी दे देता हूँ। विभाग का गठन किया, जिसने पहली बार भारत का मानचित्र बनाया। अभी भी बना रहा है ये, वर्तमान में गृह मंत्रालय के अधीन है। इसका मुख्यालय जो है वो आपके, मुझे अभी एग्जैक्टली दिमाग में नहीं आ रहा है, पर मेरे हिसाब से जहाँ मुझे आ रहा है देहरादून में इसका मुख्यालय है। जहाँ तक देखो, मैं कंफर्म यहाँ पे नहीं कह रहा हूँ, कंफर्म इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इसको मुझे पढ़े हुए थोड़ा समय हो गया है, लेकिन आप चेक कर लेना एक बार गूगल वगैरह पे, तो आपको पता चल जाएगा। तो थोड़ा सा इसकी टिप्पणी आप एक्स्ट्रा और डाल देना, मैंने खाली याद आया तो मैंने बता दिया। इस मानचित्र का उपयोग भी इसीलिए किया गया था ताकि ये लोग जो है वो एक भी बीघा जमीन न छोड़े बिना टैक्स लिए हुए। मेन उद्देश्य इनका यही था। ठीक है, तो ये व्यवस्था भी पर्यवेक्षण की असफल हो गई थी। तो इसके बाद में इन्होंने राजस्व नियंत्रक परिषदों का गठन किया। किसका?
राजस्व नियंत्रक परिषदों का गठन किया। मैं जस्ट अगली स्लाइड पे जा रहा हूँ, आप इसको लिख लेना और याद करके इसके ऊपर छोटी सी टिप्पणी और बना देना कि और क्या क्या करता है। बस इतना मैं बता देता हूँ कि माउंट एवरेस्ट की खोज से लेके और खूब सारे कार्य, एज इतिहास के स्टूडेंट आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है। अब ये कितने हो गए, 4 हो गए कार्य। 5वां कार्य मैं एक और डाल देता हूँ। 5वां कार्य क्या हुआ कि राजस्व नियंत्रक परिषदें गठित की गई। राजस्व नियंत्रक परिषद, रेवेन्यू कंट्रोल काउंसिल, ठीक है। देखिए ये परिषद जो बनाई, ये पर्यवेक्षकों के असफल होने के बाद बनाई और 1770 में बनाई। 70 में इसका गठन किया गया। पहली बात। दूसरी बात, मुर्शिदाबाद व पटना में 2 परिषद बनी थी। स्थापित की गई थी, ठीक है। और उसके बाद में इसका कार्य क्या था? इसका कार्य था कि उप दीवान जितने भी थे उनको नियंत्रण में रखना, ठीक है। उप दीवान कौन से उप दीवान? आप रजा खान, है ना, शतब राय, ये उप दीवान थे। इनके बारे में हम पहले ही पढ़ रखे हैं। इसके बारे में को नियंत्रण में रखना, क्योंकि वो घोटाले वगैरह कर रहे थे, उनके ऊपर कंट्रोल रखना, ठीक है। एक तो ये कार्य हो गया। और आपको पता होगा कि इन्हीं की नीतियों के कारण 1770 के अंदर बंगाल में अकाल पड़ा, और इस पर बात हम पहले कर चुके हैं तो ज़्यादा नहीं लिखेंगे यहाँ पे। और 1772 में जैसे ही द्विध शासन समाप्त हुआ, समाप्त हुआ, परिषदें भी समाप्त कर दी गई। ठीक है, क्योंकि जब आपके उप दीवान का पद ही खत्म हो गया तो फिर ये किस पर नियंत्रण रखेगी? परिषदों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए ये 1772 तक की बात थी। अब हम आगे आते हैं। तो अब देखो दूसरे पॉइंट पे हम क्या लें, 1772 से क्योंकि 1772 में हेस्टिंग्स आ गया था, 90 तक के प्रयास अभी तक जितने भी प्रयास हुए, कोई भी प्रयास आपके ठीक तरीके से सफल नहीं हुआ था। और अब आगे देखते हैं कि आगे के प्रयास कैसे क्या काम करेंगे। अब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर बन के आया था और गवर्नर जनरल बन गया। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, एक सर्किट कमेटी बिठाई जिसका अध्यक्ष खुद रहा, और इस सर्किट कमेटी ने एक सुझाव देना था कि किस तरह से वसूली की जाए। तो इन्होंने सबसे पहले तो द्वैध शासन समाप्त हुआ, राजस्व परिषद समाप्त हो गई। अब इसने रिकमेंडेशन ये दी कि पंचशाला व्यवस्था लागू कर ली जाए, मतलब इजारेदारी व्यवस्था, और इजारेदारों को 3 साल की जो बात हमने पहले पढ़ी थी उसके स्थान पे 5 सालों के लिए उसको ठेका दे दिया जाए। ये पंचशाला व्यवस्था लागू कर दी जो 1777 तक चलती रही। मैंने आपको फिलिप फ्रांसिस का एक स्टेटमेंट बताया था हेस्टिंग्स के अंदर, लॉर्ड क्या, वॉरेन हेस्टिंग्स, मैं बार बार लॉर्ड गलती से बोल रहा हूँ। तो वॉरेन हेस्टिंग्स को फिलिप फ्रांसिस ने सजेशन भी दिया था कि पंचशाला ठीक नहीं है, आप स्थायी बंदोबस्त लाइए, ये 5-10 ऐसे छोड़ो, परमानेंट सेटलमेंट करो आप इसका। ये पॉइंट मैंने लिखवाया आपको वॉरेन हेस्टिंग्स में, आप देखना उसको, है ना। तो देखो अब क्या हुआ
कि वर्ष 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर, बाद में गवर्नर जनरल भी हो गया, बना। इसने निम्न सुधार किए, निम्न सुधार किए। ठीक है, अब देखिए इसके सुधारों की अगर अपन बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधारों में सबसे पहला हम लिखेंगे पंचशाला व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? पंचशाला। अब पंचशाला व्यवस्था की जहां बात आएगी तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि इसकी स्थापना की कैसे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि वॉरेन हेस्टिंग्स की अध्यक्षता में, ठीक है, मई 1772 के अंदर, मई 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स की अध्यक्षता में एक सर्किट कमेटी की गठन किया। अगर उसी समिति की सिफारिश पर पंचशाला व्यवस्था को लाया गया था। मैं यही बात लिखवा रहा हूं कि अध्यक्षता में एक सर्किट समिति का गठन किया। जिसमें मिडलटन लॉरेल, ग्राहम अन्य सदस्य थे। अब देखो क्या हुआ। इस समिति ने पंचशाला का सुझाव दिया था। किस सुझाव पर? पंचशाला प्रणाली अस्तित्व में आई। पंचशाला प्रणाली अस्तित्व में आई। ठीक है, सर्वप्रथम नदिया जिला है बंगाल के अंदर, और वहां पर एक कृष्ण नगर गांव है। तो वहां पर पहली बार इन्होंने इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि देखना कि काम सफल हो रहा है तो उसको अन्य भागों में भी लागू करना, अगर लगता है कि सफल नहीं हो रहा है तो उसको वापस ले लिया जाता था। उसे पायलट प्रोजेक्ट जनरली हम बोलते हैं। सर्वप्रथम बंगाल के नदिया, प्लासी के दौरान भी मैंने नदिया बताया था, नदिया क्षेत्र या जिले के कृष्ण नगर में इसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया। ठीक है, तो ये लागू हो गई 1772 के अंदर एज ए पायलट प्रोजेक्ट। अब इसकी खास बात क्या थी? खास बात ये थी कि जो भी ऊंची बोली लगाएगा उसको 5 साल के लिए जो है वो आपकी, जो भी ऊंची बोली लगाएगा उसको 5 साल के लिए उस क्षेत्र की इजारेदारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो ऊंची बोली लगाने वाले को जमींदार या आप उसको इजारेदार कह दो भली, क्योंकि हेस्टिंग्स क्या मानता था,
हेस्टिंग्स में इजारेदार जमींदार दोनों शब्द बार बार क्यों यूज़ कर रहा हूँ, देखिए दोनों का फ़र्क समझिए। जमींदार वो था जिसको ज़मीन दे दी जाती थी, पट्टा उसके पास होता था, वो ज़मीन बेच भी सकता था, वो ज़मीन रख भी सकता था, गिरवी भी रख सकता था, किसी और के नाम भी वो स्थानांतरित कर सकता था। इजारेदार में केवल टैक्स वसूली का काम होता था, केवल एजेंट का काम होता था, ठेकेदार बस। अब ये सोचिए कोई घर है, अब एक घर हम किसी को ठेके पे देते हैं तो वो ठेकेदार क्या करेगा, घर बना के अपना काम करके वो निकल जाएगा पेमेंट लेके, वो तो है इजारेदार। हम अगर खुद घर बनाते हैं, हमारा पट्टा हमारे नाम का है, हम कहलाएंगे घर के मालिक, ये है थे जमींदार। तो हेस्टिंग्स की विचारधारा क्या थी? हेस्टिंग्स की विचारधारा थी कि ये जितने भी इजारेदार वगैरह है, जमींदार वगैरह है, ये बेसिकली इजारेदार, इनको कोई अधिकार मत दो आप। ये जमींदारों को केवल और केवल कर वसूली के एजेंट मानता था। इनका मानना था कि जमींदारों के पास कोई अधिकार नहीं होने चाहिए। इसलिए इस काल में, वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में इजारेदार था, जमींदार नहीं थे इस समय। जमींदार कॉर्नवालिस के काल में, क्योंकि कॉर्नवालिस खुद जमींदार था। तो वॉरेन हेस्टिंग्स के समय हम इसलिए इजारेदार लिख रहे हैं कि इजारेदार का काम होता था ठेके पे काम करना, अपना चार्ज लेके निकल जाना। जमींदार में जमीन की सारी शक्तियां उसके पास में होती थी। तो ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार या जमींदार को 5 वर्ष के लिए अब ठीक है 5 वर्ष के लिए जमींदारी दी जाती थी या इजारेदारी दी जाती थी। ठीक है, जो भी बोली लगाएगा उसको 5 वर्ष के लिए, जो भी ऊंची बोली लगाएगा। ठीक है, और इसके निरीक्षण के लिए, इन पर निरीक्षण करने के लिए कलकत्ता में एक राजस्व बोर्ड का गठन किया गया। ठीक है, इन पर निरीक्षण के लिए कलकत्ता में राजस्व बोर्ड, एक इलाहाबाद में राजस्व बोर्ड था जो उत्तर पूर्वी प्रांत, पश्चिम प्रांत के लिए था, का गठन किया गया। ठीक है, ताकि वो इन जो इजारेदार है इनके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग रख सके कि ये कोई घोटाले वगैरह न करे यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत कहाँ आई, अब जब इजारेदारी का काम शुरू हुआ, बोली लगाने का काम, तो वापस इन्हीं कंपनी के कर्मचारियों ने, अब ये कंपनी के कर्मचारी सीधे तौर पे तो भाग ले नहीं सकते थे, तो इन्होंने अपने जो नौकर वगैरह थे उनको भेज दिया बोली लगाने में। और अधिकांश इजारेदारियाँ कंपनी के कर्मचारियों ने ही खरीदी, बस इन्होंने अपने नौकरों के नाम से खरीदी। इवन वॉरेन हेस्टिंग्स ने खुद ने अपने नौकर के बच्चे के नाम की इजारेदारी खरीदी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रयास कर रहा था कि ये टैक्स वसूली में इन्वॉल्व न हो, परंतु ये कोशिश भी करके चीज़ों को अपने पास रखना चाहते थे। ठीक है, ये बात तो यहाँ पे हो गई। अब आगे क्या हुआ देखिए, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब यूँ कहिए कि फिलिप फ्रांसिस इसके पक्ष में नहीं था। मैंने आपको ये बात पहले लिखवा दी है तो वापस नहीं लिखवाऊंगा, लेकिन फिर भी अभी आप इतना लास्ट में लिख लेना, फिलिप फ्रांसिस इसके पक्ष में नहीं था। ये फिलिप फ्रांसिस कौन था? ये आपके सुप्रीम काउंसिल का सदस्य था। वो किसके पक्ष में था? वो था आपके स्थायी बंदोबस्त की। वो चाहता था ये 5 साल 7 साल का मत करो, स्थायी करो पूरा ही। अब यहाँ पे लिख लो, मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूँ। जब जमीन की नीलामी शुरू हुई कि नीलामी आरंभ हुई
तब अधिकांश नीलामियां या बोलियां, जो भी आप लिखो, अंग्रेजों ने जीती। स्वयं वॉरेन हेस्टिंग्स ने भी वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने नौकर, एक इसका नौकर था जिसका नाम कुंतु बाबू था, तो कुंतु बाबू का एक बेटा था जो अल्पवयस्क था, उसके नाम की जमींदारी इसने खरीद ली। ठीक है, अपने नौकर, और ये तो था भी लालची बहुत। कौन? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो के पुत्र के नाम की इजारेदारी ले ली। ठीक है, यहां इजारेदारी ले ली। ठीक है, यहां मैं पॉइंट नोट कर देता हूं कि जमींदारी के पास जमीन का पट्टा, खरीदने बेचने के अधिकार होते थे, जबकि इजारेदार केवल ठेकेदार होता था। ठीक है, ठेकेदार होता था जो कि आपके राजस्व वसूली का ठेका लेता था और उसके बदले वो चार्ज लेता था, ठेकेदार होता था। हेस्टिंग्स जमींदार को इजारेदार से ज्यादा कुछ नहीं मानता था, से ज्यादा कुछ नहीं मानता था। ठीक है, तो इसलिए हेस्टिंग्स का सीधा सा मानना यह था कि ये जमींदार जो है ये इजारेदार से कोई ज़्यादा कुछ नहीं है, तो ये उनको कोई अधिकार देने के पक्ष में था ही नहीं वॉरेन हेस्टिंग्स तो। ठीक है, इसलिए इन्होंने इजारेदारी वाला व्यवस्था कर ली। अब क्या हुआ, तो इस प्रकार से इजारेदारी व्यवस्था, अब अंग्रेज़ों ने ये काम करने शुरू कर दिए तो निश्चित तौर पे दिक्कतें आनी शुरू हुई। ठीक है, पुत्र के नाम इजारेदारी ले ली, इस प्रकार कई विसंगतियां इसमें आ गई। इस प्रकार इस प्रणाली में कई विसंगतियां आ गई। तब 1776 में एक जांच आयोग बिठाया। तब 1776 में अमीनी आयोग गठन किया, जिसका कार्य इसकी जांच करना था। ठीक है, जांच करना था। इसमें एंडरसन था, अमीनी आयोग में बोगले था,
और क्राफ्ट्स था। ठीक है, अब आगे क्या हुआ देखिए। अब इन्होंने इस व्यवस्था को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और इसके स्थान पे इन्होंने एक साला व्यवस्था लागू की। 1777 में पंचशाला को समाप्त किया गया। को समाप्त कर दिया गया। तथा इसके स्थान पर एक साला व्यवस्था लागू की। एक साला में क्या था, हर वर्ष टैक्स का निर्धारण होगा। ठीक है, टैक्स का निर्धारण है वो हर साल होगा। साला का निर्धारण किया। जो कि रेवेन्यू बोर्ड जो बार्लो वाला था, मैंने आपको पहले बताया, बोर्ड के गठन तक चलता रहा। ठीक है, गठन तक चलता रहा मतलब 1786। तत्पश्चात कॉर्नवालिस आ गया। और कॉर्नवालिस ने है वो इसमें सुधार करने का प्रयास शुरू किया। तो हेस्टिंग्स जमींदार को केवल इजारेदारी मानता था। हेस्टिंग्स का मानना था कि जमींदार इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, परंतु फिलिप फ्रांस क्या कहता था कि जमींदार ही जमीन का असली मालिक है। फिलिप फ्रांसिस जमींदार को जमीन का असली मालिक मानता था। तो इन दोनों के बीच में आपसी लड़ाई तो मैंने आपको पहले बताई दी थी। असली मालिक मानता था। क्लियर? तो इस प्रकार 1777 से एक साला शुरू होती है और वो आपके 1786 तक बनी रही। इसके अलावा इस बीच में इन्होंने कई सारे और भी प्रयोग किए, बट मामला बैठा नहीं। अब आगे देखो क्या हुआ। 1790 तक के प्रयास हमें करने हैं ना। अब 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया और 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में ये कहा गया, उसमें निर्देश दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि आप भारत में कोई स्थायी काम करो। ये 5 साल 10 साल 2 साल 3 साल नहीं बैठ रहा है, कोई परमानेंट काम किया जाए यहाँ पे। ठीक है, अब जो पिट्स इंडिया एक्ट आया और पिट्स इंडिया एक्ट में संसद ने जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निर्देशित किया कि आप जो है वो इन सारी चीजों को छोड़ के और एक पक्की व्यवस्था करो आप। ठीक है, तो उसके बाद में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त का काम शुरू कर दिया। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश संसद ने कंपनी को या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को निर्देशित किया कि वे भारत में राजस्व वसूली की कोई
स्थायी प्रणाली, देखो अब स्थायी बंदोबस्त की पृष्ठभूमि बन रही है, स्थायी प्रणाली लाए। ठीक है, ये किसने निर्देश दिया है? पिट्स इंडिया एक्ट ने, कि कोई परमानेंट सेटलमेंट लाओ, ऐसे 5 साल 10 साल से काम नहीं चलेगा, प्रणाली लाए। ऐसी ही प्रणाली का सुझाव ऐसी प्रणाली का सुझाव पूर्व में भी कई ब्रिटिश विद्वानों ने हेस्टिंग्स को दिया था। ठीक है, जैसे अलेक्जेंडर डोव था, पिटूला थे, इसके नाम यहीं लिख लेता हूं, कई बार पूछ लेते हैं। अलेक्जेंडर डोव ने तो हेस्टिंग्स से भी पहले कह दिया था, 1770 के अंदर ही उसने कह दिया था कि आप है वो एक स्थायी बंदोबस्त का काम शुरू कर दो। ठीक है, और इसके अलावा थॉमस लो ने कह दिया था। ठीक है, और हेनरी पेटुला ने कह दिया था, हेनरी पेटुला, इसने तो हेस्टिंग्स को ही कहा था। और फिलिप फ्रांसिस, ये तो कंटिन्यू कहता आ रहा था। तो ये 4 लोग ऐसे थे जो पहले से कह चुके थे कि स्थायी बंदोबस्त को एक प्रकार से लाया जाए। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होगा। ये मैं बात क्यों लिखवा रहा हूँ, ये ऐसे प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन स्थायी बंदोबस्त के पक्ष में था कि नहीं था। तो इस टाइप से ऑप्शन आते हैं बड़े एग्जाम्स में। ठीक है, उक्त चारों ने पूर्व में ही स्थायी बंदोबस्त का सुझाव दे दिया था। जब कॉर्नवालिस गवर्नर बन के आए तो रेवेन्यू बोर्ड, जिसकी बात मैंने आपको पीछे इसमें की स्लाइड में, ये रेवेन्यू बोर्ड, इसका अध्यक्ष था सर जॉन शोर, जो बाद में गवर्नर जनरल भी बना। ये बात मैं आपको गवर्नर जनरल में पढ़ा चुका हूँ। वो रेवेन्यू मामलों का स्पेशलिस्ट था। सर जॉन शोर के नेतृत्व में कमेटी बिठाई और उसको पूछा गया कि भाई किस तरह से हमें काम करना है। तो सर जॉन शोर ने स्थायी बंदोबस्त की वकालत की और उसने यूं कहिए कि जमींदारों को भूमिपति मानने पर बात की। हाँ, स्थायी बंदोबस्त की जगह उसने कहा था कि 10 वर्ष का हम करते हैं, 10 साल कर देते हैं। लेकिन राजस्व बोर्ड के जो लेखपाल थे ग्रांट ने कहा कि ग्रांट हेस्टिंग्स की विचारधारा का व्यक्ति था। उसने कहा ये इजारादारी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, तो जमींदारों को सर्व अधिकार देने से पहले हमें उनको अधिकार नहीं देना चाहिए, ऐसा उसका मानना था। पढ़ते हैं, जब कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर आया तब इसने राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष सर जॉन शोर की अध्यक्षता में समिति गठन किया। इसने सुझाव दिया
की। अब इसका क्या सुझाव था? देखिए, इसका पहला सुझाव ये था कि जमींदार को भूमिपति माना जाए। ये बात फिलिप फ्रांसिस के बहुत निकट थी, हेस्टिंग्स के विरुद्ध में थी, कॉर्नवालिस के भी निकट थी। क्यों? क्योंकि कॉर्नवालिस खुद जमींदार था ब्रिटेन का। भूमिपति बनाया जाए और सभी अधिकार दिए जाए। और दूसरा जो उसने सजेशन दिया वो दिया कि 10 वर्षीय बंदोबस्त हो। कैसा? 10 साल का हो, स्थायी नहीं हो। देखो, सर जॉन शॉर की जो बात थी वो ये थी कि स्थायी नहीं हो, बल्कि जमींदारों को भूमिपति बना दो, 10 साल के लिए इनको भूमि जो है वो आप जमींदारी दे दो। 10 साल के बाद में वापस जो हम स्थायी राशि तय करेंगे उसकी वापस बोली लगाएंगे और राशि चेंज करेंगे, क्योंकि समय के साथ में प्रोडक्शन की वैल्यू बदल जाती है, ज़मीन की वैल्यू बदल जाती है। तो 10 साल के लिए दो, ज़्यादा मत दो। ये सुझाव जो है सर जॉन शॉर ने दिया। ये यहाँ तक बात हो जाती है, ठीक है। तो अब आगे देखो क्या हुआ। शॉर 10 साल का समर्थन था। शॉर के विपरीत लेखपाल ग्रांट ने देखो, ग्रांट जो है ये कौन था? देखो, ग्रांट हेस्टिंग्स की विचारधारा का व्यक्ति था। पहली बात तो ये ध्यान रखना, वॉरेन हेस्टिंग्स की विचारधारा का व्यक्ति था, जो जमींदारों को भूमिपति बनाने के विरुद्ध में था। इसका मानना था कि भूमिपति न बनाया जाए, ये इजारेदार तक रहे तो ही ठीक है, ठीक है। सर जॉन शॉर के विचारों के बिल्कुल उल्टा था ग्रांट। तो ग्रांट का क्या मानना था कि हेस्टिंग्स बिल्कुल सही है और संपूर्ण भूमि जो है सरकार की रहनी चाहिए। संपूर्ण भूमि सरकार के पास रहनी चाहिए। भूमि पर सरकार का हक रहना चाहिए, ये ग्रांट का मानना था, चार्ल्स ग्रांट का मानना था। चार्ल्स ग्रांट जो है वो आपके वॉरेन हेस्टिंग्स की परंपरा का व्यक्ति था। तो सरकार को प्रमुख मानना चाह रहा था और जमींदारों को इतनी शक्ति देने के वो विरुद्ध में था। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हेस्टिंग्स जो अपना कॉर्नवालिस है, क्योंकि कॉर्नवालिस स्वयं जमींदार था, इसलिए उसने क्या डिसीजन लिया? कॉर्नवालिस ने डिसीजन ये लिया कि जमींदारों को हम भूमिपति बनाएंगे, क्योंकि खुद जमींदार था। तो कॉर्नवालिस सर जॉन शॉर के विचारों से प्रभावित होकर स्थायी बंदोबस्त लाते। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछते हैं कि कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसकी विचारधाराओं से प्रभावित होकर लाया था? तो ग्रांट की विचारधारा को प्रभावित नहीं हुआ था, शॉर की विचारधारा से प्रभावित था, ठीक है। क्योंकि कॉर्नवालिस स्वयं जमींदार रहा था, इस कारण इसने सर जॉन शॉर के विचारों पर सहमति जताते हुए
सहमति जताते हुए स्थायी बंदोबस्त अथवा दहशाला व्यवस्था लागू की। ठीक है, अब देखिए कि ये व्यवस्था ठीक है, इसको तो मैं आगे समझाता हूं कब की, ये देखना थोड़ा अभी जरूरी है। फिर देखो, अब ये व्यवस्था जो लागू की गई, बेसिकली इसकी 3 डेट आपको याद रखनी है। बंगाल में लागू हुई, तो बंगाल में इसको किया गया 18 सितंबर 1789 को। बिहार के अंदर इसको लागू किया गया 25 नवंबर 1789 और उड़ीसा में इसको लागू किया गया आपके 10 फरवरी 1790। ठीक है, अब ये तीनों डेट याद रखो तो ठीक है, नहीं तो परीक्षा में तो सीधा आ ही जाता है वैसे ये। अब आगे देखो क्या हुआ। अब इन्होंने ये कहा कि हम 10 वर्ष के लिए लागू कर रहे हैं, तो सबसे पहले 10 साल के रूप में लागू की गई। फिर कॉर्नवालिस ने ये लिखा कि अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आगे अनुमति देते हैं, अगर कंपनी ने आगे अनुमति दे दी निदेशक मंडल ने, तो फिर इसको हम स्थायी रूप से लागू कर देंगे। ठीक है, कॉर्नवालिस ने इसे 10 वर्ष के लिए लागू किया, कितने वर्ष के लिए? 10 वर्ष के लिए लागू किया, तथा कहा कि अगर कंपनी निदेशक मंडल अनुमति देगा तो इसे स्थायी बंदोबस्त कर देंगे, 10 साल की बजाय परमानेंट कर देंगे। और विद्यार्थियों 1793 के अंदर कंपनी ने जो है उसको स्थायी करने की अनुमति दे दी और 1793 में इस व्यवस्था को ठीक 3 साल बाद, इसके ठीक 3 साल बाद इन्होंने क्या किया, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जैसी अनुमति मिली तो 22 मार्च 1793 को इसको स्थायी कर दिया गया। मार्च 93 को इसे स्थायी किया गया। तो पहले क्या था, पहले 10 साल के लिए बनाई थी इसको, लेकिन विदिन 3 साल के अंदर किया गया। ठीक है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जब स्थायी बंदोबस्त की अनुमति दी उस समय पिट प्रधानमंत्री थे, डंडास थे उस समय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे। ठीक है, ये सब लोग इसमें शामिल थे और इन्होंने अनुमति दी और अनुमति देते ही ये आपके क्या हो गया, स्थायी हो गया था। ठीक है, तो इस प्रकार स्थायी बंदोबस्त लागू हो गया और जैसे स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ तो इसे इस्तमरारी वगैरह कई सारे नाम दिए गए। तो मैं वापस उस बिंदु पे ले जा रहा हूँ जहाँ से हमने क्लास स्टार्ट करी थी। तो ये विकास हमने देख लिया और अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम स्थायी बंदोबस्त और इन चारों प्रणालियों के बारे में एक एक को देखेंगे। अभी तक हमने 1757 से लेकर 1790 के बीच की जो कहानी थी वो पूरी बढ़िया तरीके से देख ली है और नेक्स्ट क्लास में हम स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी, महालवाड़ी और इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।